तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 2023 में फिजिक्स में कितने क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आए और कितने थियरी बेस्ड आए। तो एनालिसिस से ये बात आई बाहर कि फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो 42 थे और जो थियरी बेस्ड थे वो 8 थे। मतलब पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर था वो मतलब बहुत ही ईजी था। इसकी मतलब इतना अच्छा पेपर आया था इस बार। और मेन बात कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि हाउ टू स्कोर 100+ इन फिजिक्स, ऐसी वीडियो थी। तो मतलब वो 2022 में मैंने डाली हुई थी। तो उसमें मतलब जो भी स्टेप दिखाए गए हैं 5 स्टेप, और अगर आपने वो भी फॉलो किए होते ना तो 2023 में आपका फिजिक्स में स्कोर 120+ तो आसानी से हो ही जाता है। कॉन्सेप्ट बताया गया है गोल्डन चैप्टर्स वाला, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के बाद आपको वो वीडियो देखना ही चाहिए। वही है, वही स्टेप आपको फॉलो करने, तो मतलब इस बार भी आपको फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सभी स्टेप फिजिक्स में हेल्प कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर प्रति सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 अबव द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट इज। फॉर्मूला यूज करने वाले हैं एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और उसमें वैल्यू जो दी गई है वो पुट करके ही हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर है 100 मीटर। दूसरा क्वेश्चन में मेटल वायर का मास, रेडियस एंड लेंथ में एरर दी गई है और हमें पूछा है कि डेंसिटी में परसेंटेज एरर कितनी होगी। तो हम सब जानते हैं कि डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, और इस केस में मेटल वायर दी गया है तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा कि पाई आर स्क्वायर एल। और इसी तरह हम ये फॉर्मूला यूज़ कर कर परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं और परसेंटेज एरर 1.6 आएगी। दूसरा क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाला है और ये टोटली थियरी बेस्ड है। तो स्टेटमेंट 1 है कि फोटोवोल्टेइक्स डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये बात सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन अ ब्रेकडाउन रीजन। तो मतलब ये भी उसके ग्राफ में ही हमें पता चल जाता है कि जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में ही काम करता है, रिवर्स बायस में। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मतलब आंसर आ जाएगा एक। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये दूसरा क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। मतलब इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है कि जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर का फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर, और इसमें ये वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। लेकिन इसमें एक मिस्टेक हो सकती है, मतलब जो हमें यूनिट जो दी गए हैं उसको हमें कन्वर्ट करना है एसआई में, और तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 माइक्रो जूल। ये भी एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि इसमें भी हमें बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस देन। मतलब इसमें पूछ रहा है, ये फ्लक्स दिया गया है कि फ्लक्स 0 कब हो सकता है, तो हमें ये कंडीशन इसमें फाइंड करनी थी। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लिविंग इट। मतलब जो इतनी भी जो फील्ड लाइन्स है वो एंटर करती है किसी भी बॉडी में, उतनी ही फील्ड लाइन अगर बाहर निकलती है तो टोटल फ्लक्स 0 होता है। बस यही कंडीशन हमें याद होनी चाहिए थी और हमारा आंसर आ जाता। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज। तो इसका आंसर 0 है, क्योंकि मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कोई भी क्लोज सरफेस का 0 ही होता है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ R इज गिवन बाय। है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, मतलब वहाँ पर से करंट नहीं जा रहा, तो हम ऐसा सोच लेंगे कि R के अकॉर्डिंग अक्रॉस 2 वोल्ट का डिफरेंस है। तो ऐसे हम करके पहले करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो I इज इक्वल टू V बाई R का फॉर्मूला लगाकर 10 में से 2 वोल्ट माइनस करके अपॉन में 400 ओम का रेजिस्टेंस, ऐसे हमें आई मिल जाएगा। और फिर उसका यूज़ करके हम R इज इक्वल टू वी फॉर्मूला लगाकर उसमें ये जो आई की वैल्यू आई वो पुट कर उसमें R की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो इसमें 2 फॉर्मूला लगाने हैं अल्टरनेट, और सेम ही फॉर्मूला है मतलब। और हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, तो करंट कहाँ से जा रहा हो। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 100 ओम। क्वेश्चन है, इन अ सीरीज LCR circuit the inductance L is 10 millihenry, capacitance C is 1 microfarad and resistance R is 100 ohm. The frequency at which resonance occur. फ्रीक्वेंसी पूछी है, मतलब F का F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सारी की सारी
जो वैल्यूज़ है वो उसको यूनिट ऐसा यूनिट के साथ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। उसमें मतलब रेडियन पर सेकंड दिया गया है और हमारा आंसर किलो हर्ट्ज़ में आएगा। तो आंसर 1.59 किलो हर्ट्ज़। Question: The temperature of a gas is minus 50 degrees Celsius. To what temperature the gas should be heated so the RMS speed is increased by 3 times? Increase by 3 times मतलब जो थे उससे 3 गुना, मतलब टोटल 4 गुना बढ़ जाए। तो हमें बस फॉर्मूला याद करना है कि वी आर एम एस इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर। तो इस तरह से टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस का स्क्वायर। हमें ये फॉर्मूला लगा कर T2 फाइंड करना है। वहाँ यहाँ पर T1 होगा -50 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 223 केल्विन होगा। और VRMS में V1 होगा V, और अगली जो स्पीड होगी मतलब VRMS स्पीड वो 4 गुना बढ़ जाएगी तो 4V होगी। और इसे जो आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा, उसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे। तो आंसर है 3295 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन: अ कार्नोट इंजन हैज़ एफिशिएंसी of 50% when its source is at temperature 327 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज। इसमें भी डायरेक्ट एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपन T1 लगा कर हमें यहाँ पर T1 की जगह 327 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर रखना है। और जो भी टेम्परेचर T2 आएगा वो केल्विन में आएगा, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेल्सियस में और हमारा आंसर आ जाएगा 27 सेल्सियस। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। द वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन, तो किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो ये इसका आंसर है बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें मतलब हमें सीजियम, सोडियम और पोटेशियम का वर्क फंक्शन दिया गया है। वर्क फंक्शन वो वैल्यू होती है कि जिस मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा एनर्जी या फिर उस मिनिमम वैल्यू की एनर्जी अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। और हमें जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए जो इंसिडेंट एनर्जी दे रखी है वो है 2.20 EV, जो ओनली सीजियम के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। तो मतलब सीजियम से ही फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, बाकी सबका वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आंसर सीजियम होगा। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। तो इसमें कुछ नहीं करना है। जो बैटरी दी गई है वो सीरीज़ में है, मतलब उसकी पोलैरिटी उल्टी है, तो मतलब 10-5 वोल्ट मतलब करंट का हमें फॉर्मूला लगाना है I इज इक्वल टू V/R, और उसमें V की जगह लिखना है 10-5 मतलब 5। और जो भी रेजिस्टेंस दिया गया है वो सीरीज़ में है सब, तो उसका हम टोटल कर देंगे 2 + 1 + 7। तो इसी तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर फ्रॉम A to B through E. In hydrogen spectrum, the shortest wavelength in Balmer series is lambda. The shortest wavelength in bracket series is. तो इसमें हमें लैम्बडा मिनिमम का फॉर्मूला लगाना है और बार्मर सीरीज के लिए n इज इक्वल टू 2 रखना है और ब्रैकेट सीरीज के लिए n इज इक्वल टू 4 रखना है और दोनों को डिवाइड करना है और इससे आंसर आ जाएगा 4 लैम्बडा। An electric dipole is placed at an angle of 30 with an electric field of intensity 2 × 10⁵ Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. Calculate the magnitude of charge on the dipole if the dipole length is 2 cm. मतलब हमें टॉर्क का फॉर्मूला यूज़ करना है, टॉर्क इज इक्वल टू P sin थीटा, और वहाँ पर P की जगह हमें डाइपोल मोमेंट की जगह पूरा फॉर्मूला लिखना है 2AQ, और हमें जो दिया गया वैल्यू है वो पुट करना है और Q हमें मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 cm फॉर्म अ सोप सॉल्यूशन इज नियरली, और सरफेस टेंशन दिया गया है। तो हमें उसमें एनर्जी पूछी है, तो एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू एरिया, और यहाँ पर हम रखेंगे T इंटू 2 डेल्टा ए, और जो एरिया है उसकी जगह रखेंगे 4πr², और हमारे सभी वैल्यू को रखकर हमारा आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻⁴ जूल। A 12-volt 60-watt lamp is connected to secondary of a step-down transformer whose primary is connected to AC mains of 220 volt. Assuming the transformer to be idle, what is the current in the primary winding? तो उसमें ट्रांसफार्मर को आइडल माना है, मतलब पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट वाला फॉर्मूला लगाकर हमें जो आउटपुट का पावर है वो दिया गया है 60 वॉट, और इनपुट पावर को हम लिखेंगे V × I, और V वोल्ट की जगह लिखेंगे 220 वोल्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.27 एम्पियर।
A vehicle travels half the distance with speed v and the remaining distance with speed 2v. Its average speed is. तो इसमें हमारा डिस्टेंस सेम है तो हमारे शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी वी एवरेज की। तो वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1v2 प्लस अपॉन v1 प्लस v2। तो इसमें फॉर्मूले में ये सब वैल्यूज रखकर हमारा आंसर आ जाएगा 4v/3। The errors in the measurement which arise due to unpredictable fluctuation in temperature and voltage supplies are। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो मतलब हमें ऐसी कौन सी एरर है जो मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि ये कैसे अराइज होती है, तो इसको हम रैंडम एरर्स कहते हैं। तो आंसर आ जाएगा रैंडम एरर। एन ऐसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर सी ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मतलब जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका फॉर्मूला 1xc इज इक्वल टू 1/2πfc। तो मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी को घटा दे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फिर करंट घट जाएगा। तो इसी तरह से हमारा आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज। रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रेजिस्टेंट डिटरमाइन फ्रॉम अ कलर कोड इज। और रेजिस्टेंस दिया गया है उसको हमें अच्छे से लिखना है, तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता इसे। तो सही तरीके से लिखेंगे तो आएगा 22 × 10⁻³ ±5%। और इसका थर्ड बैंड का कलर हमें बताना है। तो जो भी फॉर्मूला जैसे भी याद करते हैं हम BB रॉय, तो उस तरीके से आंसर थर्ड बैंड का आ जाएगा ऑरेंज। The minimum wavelength of X-ray produced by an electron accelerated through a potential difference of v volt is proportional to। तो इसमें हमारा फॉर्मूला जो लगता है कि EV इज इक्वल टू hc/λ। उसी तरीके से हम देखेंगे तो λ इज प्रोपोर्शनल टू 1/v वोल्टेज के। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 1/v। इस क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे सभी के सभी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराडे के हैं। तो जो दो है 3 माइक्रोफेराडे के वो पैरेलल में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 3 = 6 और बाकी बचेंगे ए और बी के बीच में 3 माइक्रोफेराडे और फिर 6। तो ये दोनों सीरीज़ में होंगे। तो इसी तरह के सीरीज़ में से डायरेक्ट फॉर्मूला है कि सी इक्विवेलेंट सीरीज़ का तो C1C2/C1 + C2। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 2। The ratio of frequencies of fundamental harmonic produced by an open pipe to that of closed pipe having the same length। तो इसमें हमें बस ओपन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप की फॉर्मूला आना चाहिए। तो ओपन पाइप का होता है NV/2L और क्लोज पाइप का होता है NV/4L। तो इसका रेशियो आ जाएगा 2:1। A full wave rectifier circuit consists of 2 PN junction diodes, a center tap transformer, capacitor and a load resistance. Which of these components remove the AC ripple from the rectified output? ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो इसका आंसर है कैपेसिटर। जो कैपेसिटर होता है वही रिमूव करता है AC रिपल को आउटपुट से। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज। ये एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा की बात कर रहा है तो अल्फा हमेशा होता है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका आंसर होगा अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। In the plane electromagnetic wave traveling in a free space, the electric field component oscillates sinusoidally at frequency of 2 × 10⁻10 Hz and the amplitude 48 volt per meter. Then the amplitude of oscillating magnetic field is। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछा है और हम सब जानते ही है कि E/B इज इक्वल टू C। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू C, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री ऑफ स्पेस। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके B = E/C लगाकर हमारा आंसर आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻7 टेस्ला। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 cm इज U। if the spring is stretched by 8 cm, potential energy stored in it will be। potential energy is equal to U इज इक्वल टू 1/2 kx²। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x² के, मतलब जो जितनी स्ट्रेचिंग करते हैं उतने। तो वैल्यूज को फॉर्मूला में रखकर रेशियो ले लेते हैं तो आंसर आ जाता है हमारा 16U। लेट अ वायर सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग and stretched by a weight W attached to its free end, the longitudinal trace at any point of cross sectional area A of a wire is। मतलब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है और आंसर आ जाएगा कि जो फोर्स होता है लॉन्गिट्यूडनल ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो F/A। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो W के इज इक्वल टू होता है। तो इस तरह से आंसर हमारा आ जाएगा W/A। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and रेडियस r is about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is। इसमें रेशियो पूछा है रेडियस ऑफ गायरेशन का। पहला I = mk² लगाकर
k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम, जिसमें आई इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां पर पहले का सॉलिड स्फीयर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr² और थिन होलो स्फीयर का 2/3 mr, ये रखकर हमारा आंसर आ जाए। आंसर होता है अंडर रूट 3 जेम अंडर रूट 5, जो नहीं दिया है तो मतलब ये क्वेश्चन बोनस था। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, इफ स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस रिमेन कांस्टेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मतलब जो फॉर्मूला होता है इसके लिए तो थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय स्मॉल डी, और इसमें दिया गया है कि अगर हम कैपिटल डी को बढ़ाए तो क्या होगा, तो मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये बात सही है। स्टेटमेंट 2, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द लार्जर वेवलेंथ द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस डिक्रीज। ऊपर के स्टेटमेंट में जो फॉर्मूला लगा है यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय डी, तो मतलब वो लैम्बडा पर डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, और वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब लार्जर वेवलेंथ अगर हम यूज़ करेंगे तो जो थीटा है वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ लिखा है कि डिक्रीज हो जाएगा, तो ये बात गलत है। तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड द सडनली टर्न eastward with the same speed to avoid an opponent, the force that acts on the player while turning is। हमें फोर्स फाइंड करना है, जो फोर्स लग रहा होगा वो मतलब जो अभी जो दो v1 v2 है उसका जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा होगा उसका ऑपोजिट होगा फोर्स, तो इसलिए हमें पहले v1 प्लस v2 जो आ रहा था उसका ऑपोजिट मतलब v1 माइनस v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अलोंग द नॉर्थ ईस्ट। Two bodies of the mass m and 9m are placed at a distance. Are the gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equal to 0 will be। क्वेश्चन के दो पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पर जीरो होता है, और फिर हमें उस वैल्यू को रखकर हमें फाइंड करना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ पर जीरो होती है उसका शॉर्ट ट्रिक है x इज इक्वल टू आर अपॉन दो मास का रेशियो उसका अंडर रूट +1, तो इसमें वैल्यूज रखकर हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू r/4, जो स्मॉल मास से डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से हम जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, और उसमें हम वैल्यू रख हमारा आंसर आ जाएगा -16 gm/h। क्वेश्चन में हाफ लाइफ दिया गया है और पूछा है कि इनिशियल वैल्यू से 1/16 टाइम होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट भी कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं कि भाई 1/16 होने के लिए कितने हाफ लाइफ चाहिए होंगे, तो वो पहले 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, इस तरह से 4 हाफ लाइफ जितना टाइम लगेगा, तो 4 × 20 तो इज इक्वल टू 80 आंसर, या फिर फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाइट ट्रैवल्स x डिस्टेंस इन टाइम t1 इन एयर एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। तो इसमें सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वो दोनों फाइंड करनी है। तो उस दो वैल्यू को sin θc इज इक्वल टू v2/v1, मतलब डेंसर मीडियम की स्पीड अपॉन एयर मीडियम की स्पीड, और फिर θc को इज इक्वल टू रखकर हमारा आंसर आ जाएगा sin इनवर्स 10 t1/t2। थैंक यू वेरी मच। हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, 35 क्वेश्चन, और आपको पता चल गया होगा कि कितने आसान क्वेश्चन आए हैं, और जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। इसमें 15 क्वेश्चन होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।